ये पहला वाकया आर्थर नामी एक ट्रक ड्राइवर के साथ पेश आया था और अब आगे की कहानी में आपको आर्थर की जुबानी सुनाऊंगा। मेरा नाम आर्थर है। मैं साइबेरिया का रहने वाला हूँ। साइबेरिया के बारे में तो आप जानते ही होंगे। वहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है। -25 डिग्री तक तो वहाँ आम सी ठंड होती है और उतनी ही सर्दी में काम करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आम बात है। दिसंबर के महीने में तो सर्दी नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। जनवरी में थोड़ी कम होती है। हमारे ट्रकों में हमेशा एक इंडिकेटर लगा होता है जो बताता रहता है कि सर्दी कितने फीसद बढ़ गई है। ये वाकया 1990 का है। फरवरी का महीना था। उस वक्त का दर्जा ए हरारत मेरे हिसाब से -5 या -10 चल रहा था। ये वाकया मेरे साथ शुमाली साइबेरिया में पेश आया। वहाँ पर सर्दी थोड़ी कम रहती है, यानी कुछ लोग वहाँ रहते भी हैं। साइबेरिया के कुछ हिस्से तो ऐसे भी हैं जहाँ रहना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। आए दिन वहाँ बर्फ़ गिरती रहती है, बर्फ़ की बड़ी बड़ी दीवारें और चट्टानें। वहाँ से ट्रक निकालना तो बहुत ही मुश्किल होता है। कई बार बर्फ़बारी ज़्यादा होने की वजह से कुछ ट्रक वालों को दूसरे रास्ते से जाना पड़ता है, जहाँ पर रास्ता बहुत ही ज़्यादा छोटा है, लेकिन वहाँ से हम जल्दी निकल जाते हैं और यह आम रास्ते से थोड़ा छोटा भी है, इसलिए हमें शहर पहुँचने में थोड़ी आसानी होती है। साइबेरिया में हम ट्रक ड्राइवरों की एक मजबूरी है कि हम अपने इंजन को कभी बंद नहीं करते, उन्हें चलता रहने देते हैं, वरना सर्दी की वजह से इंजन कब जाम हो जाए हमें पता ही न चले। ऐसे ही एक बार रात के वक्त हमें एक वेयरहाउस से शहर के लिए कुछ सामान ले जाना था। हमें वह सारा सामान शहर के एक मॉल में पहुंचाना था जो उसे छोटी छोटी दुकानों में तकसीम कर देते थे। हमें यह ऑर्डर रात के 11 बजे मिला था। उस वक्त हल्की हल्की बर्फ़ गिर रही थी। उस वक्त मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था, उसका नाम जैकब था। हम दोनों साथ में यह काम किया करते थे। कभी मैं काम करता तो कभी जैकब, लेकिन हम लोग हमेशा साथ बैठे रहते थे। हम उस वेयरहाउस गए, ट्रक में सारा सामान लोड कराया और शहर के लिए निकल पड़े। वेयरहाउस से शहर तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर होगा और हमें वहाँ पहुँचने में 1 घंटे से ज़्यादा लगने वाला था, क्योंकि बर्फ़ आहिस्ता आहिस्ता गिर रही थी और सर्दी बहुत ज़्यादा थी। कुछ ट्रकों के तो टायर भी फट जा रहे थे। जब हम उस वेयरहाउस से निकले तो रात का 1 बज रहा था। बर्फ़ गिर रही थी। हमें एक ख़ास रफ्तार में ट्रक चलाना था, क्योंकि उससे ज़्यादा तेज़ चलाते तो शायद हमारा ट्रक फिसल जाता। सड़क पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा जमी हुई थी। हम आहिस्ता आहिस्ता शहर के रास्ते पर चल पड़े। थोड़ा आगे जाने पर हमने देखा कि एक चेक नाका लगा हुआ है। वहाँ रास्ते को बंद कर दिया गया था। ज़्यादा बर्फ़ गिरने की वजह से वहाँ सफाई चल रही थी और हमें दूसरे रास्ते से घूमकर जाना था। वो दूसरा रास्ता थोड़ा लंबा था, जिसकी वजह से हमें मॉल पहुँचने में 1 घंटा ज़्यादा लगने वाला था, लेकिन हमारी मजबूरी थी तो हमें जाना पड़ा। मैं ट्रक चला रहा था, जैकब सो रहा था। वो काफ़ी थका हुआ था क्योंकि उसने सामान लोड कराने में बहुत मेहनत की थी। हम ट्रक ड्राइवर जब भी अपने काम से निकलते हैं तो सबसे पहले अपने ट्रक को पूरी तरह चेक करते हैं कि उसमें कोई ख़राबी ना हो। हमारे ट्रक में एक छोटा सा हीटर भी लगा हुआ था, पता नहीं कैसे, लेकिन वो हीटर ख़राब हो गया। लेकिन जब हम चेक करके निकले थे तो हीटर बिल्कुल ठीक काम कर रहा था। सर्दी की वजह से जैकब की तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था। मैंने जैकब को एक और जैकेट दी जो काफ़ी गर्म थी। वो उसे पहनकर लेटा हुआ था, लेकिन उसके हाथ पांव बुरी तरह कांप रहे थे। मैंने उसे थोड़ी रम पीने को कहा ताकि उसके जिस्म में कुछ गर्मी आए। उसने रम पी और उसके नशे में कुछ देर के लिए सो गया। मुझे भी बहुत तेज़ सर्दी लग रही थी। उस वक्त उस पूरे रास्ते में मैं अकेला था। ये वही रास्ता था जहाँ से बहुत कम लोग जाया करते थे और ये काफ़ी लंबा रास्ता था। उस रास्ते पर कोई चेक पॉइंट भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि अगर मैं भी थोड़ी सी रम पी लूँ तो किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि सर्दी मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने रम पी और रम पीते हुए ही ट्रक चलाने लगा। कुछ दूर आगे चलने के बाद मैंने देखा कि सड़क के किनारे एक औरत पैदल चल रही है। उसने अपने पैरों में किसी किस्म का कोई जूता नहीं पहना हुआ था। उसने बस ऊपर एक गर्म जैकेट पहनी हुई थी और वो सीधी चल रही थी। उसे देखकर मुझे बहुत अजीब लगा। वो ऐसे इलाके में चल रही थी जहाँ दूर दूर तक कोई घर नहीं था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मेरे दिमाग में आया कि ट्रक रोककर उससे बात करूं, लेकिन मुझे सामान पहुंचाने में पहले ही देर हो रही थी और उसने भी मुझे रोकने का कोई इशारा नहीं किया, तो मैंने ट्रक नहीं रोका और आगे बढ़ गया। कुछ देर ट्रक चलाने के बाद मैंने थोड़ी और रम पी और फिर लगातार ट्रक चलाता रहा। जहां मुझे वो लड़की नज़र आई थी, उस वक्त मेरा ट्रक उससे 2 किलोमीटर आगे था,
पर सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि 2 किलोमीटर बाद मुझे सड़क के उसी किनारे पर वो लड़की दोबारा दिखाई दी जो आगे की तरफ चल रही थी। उसे देखकर मैं हैरान रह गया। वो वही लड़की थी, वही जैकेट, वही कोट, और उसके पैरों में अब भी जूते नहीं थे। उसे देखकर मैं बिल्कुल दंग रह गया। पहले मुझे लगा कि शायद मुझे कोई वहम हुआ है, लेकिन वो एक सच था। वो लड़की वही थी। उसे देखकर मैं थोड़ा डर भी गया था। मैं ट्रक को ज़्यादा तेज़ चला भी नहीं सकता था क्योंकि सड़क पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा थी। मैंने जैकब को जगाने की कोशिश की, लेकिन वो इतने गहरे नशे में था कि उठ ही नहीं रहा था। जब दूसरी बार मुझे वो लड़की दिखाई दी तो मैंने इस बात को संजीदगी से लेना शुरू कर दिया। इस बार भी मैंने ट्रक नहीं रोका और उसके पास से गुजर गया। वो लड़की थोड़ा सा पीछे रह गई। मैंने जब अपने ट्रक के साइड मिरर से पीछे की तरफ देखा तो मेरा खून सूख गया। वो लड़की वो मेरे ट्रक के पीछे पीछे भाग रही थी। ये देखकर मैं बुरी तरह डर गया। वो कौन थी, कहाँ से आई थी और उस हालत में वो ऐसा क्यों कर रही थी? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं समझ गया था कि वो कोई भूत है या फिर वो जिंदा तो नहीं है, क्योंकि -10 डिग्री का यह तापमान कोई भी नंगे पांव नहीं झेल सकता। वो लगातार मेरे ट्रक के पीछे भाग रही थी। मैंने उसकी तरफ से नज़र हटाई और फिर से जैकब को जगाने की कोशिश की, लेकिन जैकब नहीं उठा। मैंने जब दोबारा पीछे की तरफ देखा तो वो वहाँ से गायब हो चुकी थी। वो कुछ ही लम्हों में कहाँ गायब हो गई मुझे नहीं पता चला। मैंने फिर अपना ट्रक रोका और पीछे की तरफ दोबारा देखने लगा, लेकिन वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैंने ट्रक को फिर तेज़ी से चलाना शुरू कर दिया और ट्रक चलाते ही मैंने जो देखा उससे मेरी चीख निकल गई। वो लड़की इस बार सड़क के बीचों बीच खड़ी थी और भागते हुए मेरे ही ट्रक की तरफ आ रही थी। वो जैसे ही मेरे ट्रक के करीब आई, मेरा ट्रक उससे टकरा गया और वो दूर जाकर गिरी। एक ज़ोरदार धमाका हुआ और मेरे ट्रक की रोशनियाँ सीधी उस जगह पर पड़ रही थीं जहाँ वो गिरी थी। वो टक्कर इतनी शदीद थी कि उसकी आवाज़ सुनकर जैकब भी उठ बैठा था। उस टक्कर के होते ही मैंने अपने ट्रक को वहीं रोक दिया। जैकब मुझसे पूछने लगा, ये क्या हुआ? जैकब मुझसे पूछने लगा कि आखिर क्या हुआ? मैंने अपनी घबराई हुई आवाज़ में उसे सारी बातें बताईं। जैकब मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। उसके बाद हम ट्रक से नीचे उतरे। उस लड़की की लाश हमारे ट्रक से तकरीबन 10 गज की दूरी पर पड़ी हुई थी। हम दोनों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसके पास जाए। कुछ देर बाद जैकब ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए पुलिस को पहुंचने में तकरीबन आधा घंटा लग गया। जब पुलिस आई तो हमने उन्हें सारी बातें बताईं। हमने सब कुछ साफ साफ बता दिया कि वो लड़की अचानक हमारे ट्रक के सामने आ गई और फिर वो मर गई। लेकिन पुलिस वाले हमारी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने वहीं पर हमारा अल्कोहल टेस्ट भी किया, जिसमें रिजल्ट पॉजिटिव आया। मैंने और जैकब, हम दोनों ने शराब पी रखी थी। हमें फ़ौरन हिरासत में ले लिया गया। हमने अपनी बात उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारी एक न सुनी। उस लड़की की लाश को फ़ौरन पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा था। हमारे सामान को भी जब्त कर लिया गया था। पोस्टमार्टम के लिए लाश ले जाने के बाद हमें लगभग 4 दिन तक हिरासत में रखा गया। उसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो एक ऐसी हकीकत सामने आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। रिपोर्ट में ये पता चला कि उस लड़की की मौत 1 महीना पहले ही हो चुकी थी। जब ये बात रिपोर्ट में देखी गई तो वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो गए, लेकिन उन लोगों से ज़्यादा हैरान तो मैं था, क्योंकि मैंने उस लड़की को अपनी आंखों से चलते हुए देखा था। जब उसकी टक्कर मेरे ट्रक से हुई थी तब वो लड़की जिंदा थी। जब पुलिस वाले मेरे पास दोबारा तहकीकात करने आए तो मैंने अपनी बात उन्हें बताने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। टॉप्सी रिपोर्ट के हिसाब से जब उस लड़की की मौत हुई थी तब मैं और जैकब उस जगह पर थे ही नहीं। हम लोग कहीं बाहर डिलीवरी कर रहे थे, जो कि एक कैमरे में रिकॉर्ड भी हुआ था। उस सबूत की वजह से हमें तो छोड़ दिया गया और हम पर किसी भी तरह का कोई कत्ल का इल्ज़ाम नहीं लगा, लेकिन हम नशे में ड्राइविंग कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारा लाइसेंस मनसूख कर दिया गया और हमें कुछ महीनों की जेल भी हुई। मैंने पुलिस वालों को और जैकब को बहुत समझाने की कोशिश की कि जब मैंने पहली बार उस लड़की को देखा था तो वो जिंदा थी। वो अपने दोनों पैरों पर चल रही थी और वो भागते हुए ही मेरे ट्रक के पास आई थी, लेकिन वो लोग मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि मुझे नशे की वजह से वहम, हल्लुसिनेशन हुआ था। मैंने उन्हें बार बार एक ही बात समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। फिर मैंने उन्हें बताना ही बंद कर दिया
और इस राज को मैंने अपने अंदर ही रखा। मैंने कई बार लोगों को ये बात बताई, लेकिन कोई भी मुझ पर यकीन नहीं करता। लेकिन ये वाकया जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। इस वाकये का मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो दोस्तों, ये थी ट्रक ड्राइवर्स के साथ पेश आने वाली पहली कहानी। अब मैं आपको एक दूसरी कहानी सुनाने वाला हूँ। ये दूसरी कहानी भी मुझे रेडिट से मिली है और ये मैथ्यू नामी एक शख्स के साथ पेश आई है। और अब आगे की कहानी में आपको मैथ्यू की जुबानी सुनाऊंगा। मेरा नाम मैथ्यू है। मैं थिंग्स डिलीवर नामी एक छोटी सी ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था। मेरा काम ये था कि जब कोई ट्रक ड्राइवर दस्तयाब न हो तो मैं उसकी जगह हमेशा स्टैंड बाय पर रहता था। जब वो न हो तो मैं उसके ट्रक को ले जाकर सामान डिलीवर करता था। हमारी कंपनी को बहुत छोटा काम मिलता था, जैसे किसी घर की शिफ्टिंग कराना या छोटे मोटे मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। छोटे मोटे वेयर हाउसेस के बीच में हमारी ही कंपनी ट्रांसपोर्ट करती थी। जहां पर मेरा बेस था वो कनाडा के शुमाली मशरकी हिस्से में पड़ता था। वहां पर सर्दी काफ़ी ज़्यादा होती थी। जब मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था तब मुझ पर इतना काम का बोझ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब सर्दी बढ़ने लगी और बर्फ़ गिरने लगी, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में तकलीफ़ होने लगी, तो हमारा काम बढ़ गया। मुझे उसके अच्छे खासे पैसे भी मिलते थे। एक बार मैं अपनी शिफ्ट ख़त्म करके अपने घर चला गया। ये वाक़या सन 1995 का है। उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 25 साल थी। उस वक्त रात के करीब 10 बज रहे थे। मैं अपने कमरे में लेटा ही था, तभी अचानक मेरे दरवाजे की घंटी बजी। मैं जब दरवाजे पर गया तो मैंने एक लड़के को देखा। उसका नाम रॉब था। वो मेरे साथ ही सेम कंपनी में काम करता था और हम लोग पार्टियल पार्टनर भी थे। रॉब ने मुझसे कहा कि पास ही एक फैक्ट्री में आग लग गई है और उसमें काफ़ी ज़्यादा सामान भी था। कुछ सामान को बचा लिया गया है और अब हमें उन सामान को लेकर एक नए वेयर हाउस में शिफ्ट करना है। हालांकि मेरी ड्यूटी का वक्त ख़त्म हो गया था, मैंने उसे जाने से मना किया, लेकिन रॉब ने कहा कि इसके हमें अच्छे पैसे मिलेंगे, तो मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हो गया। मैं और रॉब फ़ौरन ट्रक लेकर उस फैक्ट्री पर पहुँचे। वहाँ जितना भी सामान बचा हुआ था उसको हम लोगों ने अपने ट्रक में लोड किया और कुछ ही दूरी पर एक वेयर हाउस में जाकर उसे उतारना था। वो सामान बहुत ही अजीब था। दरअसल जिस फैक्ट्री में आग लगी थी वो एक खिलौनों की फैक्ट्री थी। उसमें ढेर सारे बॉक्स थे और कुछ पुराने खिलौने भी थे। हमें समझ में नहीं आया कि आखिर उनको शिफ्ट करने की क्या ही वजह है। हमने पहले सारे सामान को गिना और उसे अपने रजिस्टर में नोट करके सामान को अपने ट्रक में लोड कर दिया। रॉब पीछे ही ट्रक में बैठ गया। उसने कहा था कि वो पीछे ही ट्रक में रहेगा और सारे सामान को ठीक से चेक करेगा, और मुझे ट्रक चलाना था। फिर हम वेयर हाउस के लिए निकल गए। वो वेयर हाउस जहाँ भी था वो बहुत ही सुनसान जगह थी। वो एक अजीब सा जंगल का इलाका था। उस इलाके में वही एक वेयर हाउस बना हुआ था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर उस सामान को इतनी दूर क्यों शिफ्ट किया गया, लेकिन हमें अपना काम करना था। मैं लगातार रॉब से वॉकी टॉकी के जरिए बात भी करता जा रहा था। रॉब से पूछ रहा था कि सब कुछ ठीक है और वो एक एक चीज़ की मुझे अपडेट दे रहा था। दरअसल मुझे उस वेयर हाउस पर जाने का रास्ता नहीं पता था। रॉब को वो रास्ता पता था, इसलिए मैं उससे रास्ते को लगातार पूछता जा रहा था। हम लोग एक हाईवे पर पहुंचे और उस हाईवे से तकरीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद एक कच्ची सड़क शुरू हो जाती है। हमने उसी रास्ते में ट्रक को नीचे उतार लिया। वो वेयर हाउस जंगल के बिल्कुल बीच में बना हुआ था। मैं रॉब से बार बार कहे जा रहा था कि ये बहुत अजीब सी जगह है। रॉब ने कहा कि उसको अपना काम करना है, उसको जो हिदायतें मिली हैं हमें उन्हें पूरा करना है। उसने बताया कि वेयर हाउस के पास हमें एक गार्ड भी मिलेगा जो हमें सामान उतारने में मदद करेगा। कुछ देर बाद हम उस वेयर हाउस में पहुंच भी गए। रॉब फ़ौरन ट्रक से नीचे उतरा और मैं भी नीचे उतरा। वहाँ पर हमने उस गार्ड को बुलाने की कोशिश की। सबसे पहले हमने वहाँ पर उस गार्ड को ढूंढा, लेकिन वहाँ पर हमें कोई भी गार्ड नहीं मिला। वो वेयर हाउस बाहर से लॉक था। हम सामान कहाँ रखते हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने फिर रॉब से कहा, सारा सामान यहीं रखकर हम लोग चलते हैं, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। रॉब ने कहा कि हमें हिदायत मिली है कि हम सारे सामान को वेयर हाउस में लोड करके ही वहाँ से निकलें। हम काफ़ी देर तक वहीं पर खड़े होकर उस गार्ड का इंतज़ार करने लगे। हमें आधे घंटे से ज़्यादा हो चुके थे, लेकिन वो गार्ड हमें कहीं दिख ही नहीं रहा था। जंगल में बहुत खामोशी थी। मुझे लगा कि शायद वो गार्ड सो रहा होगा या फिर कहीं गया होगा। मैंने अपने ट्रक का हॉर्न उसी जंगल में खूब ज़ोर से बजा दिया और उस हॉर्न की आवाज़ पूरे जंगल में गूंज गई। मुझे लगा कि शायद वो गार्ड इस आवाज़ को सुन के
वेयर हाउस के पास भागकर चला आएगा। 15 मिनट हो चुके थे, लेकिन वो गार्ड वहां पर नहीं आया। देर भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। मैंने रॉब से कहा कि हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए, मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। काफ़ी देर तक जब वो गार्ड नहीं आया तो रॉब ने भी मेरी बात मान ली और वहाँ से चलने को तैयार हो गया। इस बार रॉब मेरे साथ आगे ही बैठा था। हम जैसे ही ट्रक के अंदर बैठे और ट्रक को आगे बढ़ाया, हमने देखा कि एक बूढ़ा सा आदमी हमारे ट्रक के आगे सामने खड़ा हो गया। उसने सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहने हुए थे और वो हमें रोकने की कोशिश कर रहा था। उसके कपड़ों को देखकर हम ये समझ गए थे कि ये वही गार्ड है जो यहाँ की रखवाली करता है। रॉब और मैं फ़ौरन ट्रक से नीचे उतरे और उससे बात करने लगे कि हम काफ़ी देर से यहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन तुम नहीं आए। आखिर तुम कहाँ पर थे? उसने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया और हमें घूर कर देख रहा था। वो चुपचाप उस वेयर हाउस के पास गया और उसने उस वेयर हाउस के दरवाजे को खोल दिया। हैरत की बात तो ये थी कि जब हम उस वेयर हाउस के दरवाजे को देखकर ट्रक में जा बैठे थे तो वो वेयर हाउस का दरवाज़ा लॉक था, लेकिन जब उस गार्ड ने दरवाजे को खोला तो वो पहले से ही अनलॉक था। उसने बस उस दरवाजे को धक्का मारा और वेयर हाउस खुल गया। ये देखकर मैं और रॉब एकदम हैरान रह गए। उसके बाद रॉब फ़ौरन ट्रक से नीचे उतरा। मैंने उससे कहा कि हम फ़ौरन सारा सामान उतारते हैं और यहाँ से चलते हैं। वो ट्रक ड्राइवर यानी वो गार्ड वहीं कोने में ही खड़ा था। सामान काफ़ी ज़्यादा भारी था तो हम पहले सामान को ट्रक से नीचे उतार रहे थे। हमने उससे मदद भी मांगी, लेकिन उसने हमारी किसी भी तरह की कोई मदद नहीं की। मैंने और रॉब ने, हम दोनों ने मिलकर उस सारे सामान को ट्रक से नीचे उतारा। उसके बाद सारा सामान उस वेयर हाउस में भी रखा। उस वेयर हाउस में एक अजीब सी बदबू आ रही थी, लेकिन मैंने और रॉब ने उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। हमने सोचा था कि हम फ़ौरन ही काम निपटा के वहाँ से निकल लेंगे। जब हम सारे सामान को वहाँ पर लोड कर रहे थे तो वो गार्ड वहाँ से गायब हो गया था। हम उसको लगातार आवाज़ दे रहे थे, लेकिन वो गार्ड वहाँ से फिर गायब हो गया था। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि पलक झपकते ही वो गार्ड आखिर अचानक से गायब कहाँ हो गया। उस वेयरहाउस में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, शायद उसमें लाइट्स का इंतज़ाम भी नहीं था। हमने किसी तरह सारे सामान को वेयरहाउस में लोड किया। उसमें से बहुत अजीब सी बदबू लगातार आती जा रही थी। सारा सामान लोड करने के बाद हमने वेयरहाउस को बंद कर दिया। हम फिर उस गार्ड को ढूंढने लगे क्योंकि वेयरहाउस को लॉक करने का ताला वहाँ पर नहीं था। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हम करें क्या। वो इतना अजीब सा बर्ताव क्यों कर रहा था। हम दोनों उसी के बारे में बात कर रहे थे। तभी मैंने रॉब से कहा कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। रॉब को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो भी मेरी बात मानकर फ़ौरन ट्रक में बैठ गया। हम ट्रक दोबारा चलाने ही जा रहे थे, तभी वेयरहाउस के अंदर से हमें एक अजीब सी आवाज़ आई। उस वेयरहाउस के दरवाजे को अंदर से कोई बहुत ज़ोर से खटखटा रहा था। ये देखकर हम दोनों एकदम हैरान रह गए। हमें लगा कि शायद उस गार्ड को हमने गलती से अंदर ही बंद कर दिया है, लेकिन रॉब ने कहा था कि जब वो वेयरहाउस के दरवाजे को बंद कर रहा था तो अंदर कुछ भी नहीं था। हम दोबारा नीचे उतरे और वेयरहाउस के दरवाजे को खोला। अंदर कोई भी नहीं था। हमें कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर दरवाजे को अंदर से खटखटा कौन रहा था। तभी रॉब को वेयरहाउस के अंदर से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। हमने फ़ौरन अपने ट्रक से टॉर्च निकाली और धीरे धीरे वेयरहाउस के अंदर जाने लगे। वेयरहाउस के अंदर जाते ही हमने देखा कि वो बदबू और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। वो किसी सड़ी हुई मांस की बदबू थी। जब हम उस वेयरहाउस के अंदर गए तो देखकर हैरान रह गए। रॉब तो उस चीज़ को देखकर चीखने लगा था। वो उसी सिक्योरिटी गार्ड की लाश थी जो कुछ देर पहले हमें नज़र आया था। उसकी लाश को किसी जानवर ने पूरी तरह से फाड़ रखा था। उसके पेट से उसकी आंतें बाहर लटक रही थीं और उसका पूरा चेहरा नोचा हुआ था। वो किसी जानवर का काम था। वो किसने किया हमें कुछ नहीं पता, लेकिन अभी कुछ देर पहले हमने उस गार्ड को देखा था और उससे बात करने की भी कोशिश की थी। उस गार्ड ने हमारे लिए वेयरहाउस का दरवाज़ा भी खोला था। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो उसी चीज़ की बदबू थी। मुझे तो फ़ौरन उल्टी होने लगी और रॉब फ़ौरन वेयरहाउस के बाहर भाग गया। उस वक्त हमारे पास कोई फ़ोन भी नहीं था कि हम फ़ौरन पुलिस वालों को इत्तला दे सकते। हमने फ़ौरन उस वेयरहाउस का दरवाज़ा बंद कर दिया और वहाँ से निकल गए। हम करीबी पुलिस स्टेशन गए और वहाँ जाकर सारी चीज़ें बताईं। हमने उस गार्ड को देखा था, उसके बारे में हमने किसी भी पुलिस वाले को कुछ भी नहीं बताया, वरना वो लोग हमें पागल समझते। उसके बाद वहाँ पर पुलिस वाले गए, उन्होंने सारी चीज़ों की तफ्तीश भी की। हमने उनको सारे कागजात भी दिखाए
कि जब हम वहाँ पहुँचे थे तो वो लाश पहले से ही वहाँ मौजूद थी। इसके अलावा हमने उन्हें कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि अगर हम उनको ये बात बताते तो वो हम पर यकीन न करते और शायद वो हम पर और ज़्यादा शक करते, जिससे हमें दिक्कत होती। कुछ देर की पूछताछ के बाद उन पुलिस वालों ने हमें छोड़ दिया और हम वहाँ से जा रहे थे। मैं और रॉब उसी आदमी के बारे में बात कर रहे थे कि आखिर वो हमें दिखा कैसे था। हम लोग ये बात समझ गए थे कि वो आदमी जो हमें मरा हुआ मिला था वो उसका भूत था या उसकी आत्मा थी, जो ये बताने की कोशिश कर रही थी कि उसकी लाश शायद वेयर हाउस के अंदर ही पड़ी है। मैं और रॉब उसके बारे में पूरी रात बात करते रहे और काफ़ी दिनों तक तो हमें ये डर लगता था कि वो आदमी कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पीछा कर रहा हो। हम काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए थे, लेकिन उसके बारे में हम दोनों ने किसी को कुछ भी नहीं बताया और ये वाक़या जो हम दोनों के साथ पेश आया वो बिल्कुल सच था। तो दोस्तों, ये थी ट्रक ड्राइवर्स के साथ पेश आने वाली कुछ कहानियाँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।